हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बाकी बात करें तो आज हमें पढ़ना है अमीर खुसरो के बारे में। इसके पहले हमने जो देखा था, हमारी जो कल की वीडियो आई थी वो थी विद्यापति के संदर्भ में। उनका हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। तो अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं अमीर खुसरो जी के साथ। तो सबसे पहले बात करें इनके समय की, तो आप देख सकते हैं इनका जो समय है वो 1253 बताया गया है। तो अमीर खुसरो का समय 1253 है और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे कहते हैं अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी प्रश्न बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तो अमीर खुसरो। कैसे याद रखेंगे? वैसे सभी को याद भी होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको हो सकता हो याद करने में दिक्कत हो, अभी ना याद हुई हो चीज़ें। तो कहते हैं जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जैसे आप लोग जानते ही, आप लोग के आसपास में जो जो बहुत पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, उनके घर आप जब जाएंगे तो वो लोग आपसे जब बात करते हैं तो खड़ी भाषा में बात करते हैं, ठीक है, खड़ी बोली में बात करते हैं। कभी देहाती या भोजपुरी भाषा नहीं यूज़ करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही खड़ी बोली में बात करते हैं। तो थोड़ा सा उससे अगर आप कनेक्ट करे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये प्रश्न तीनों पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ये भी प्रश्न कई बार बना है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था, तो 11 राजाओं का आरोहण देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। किसने? ईश्वरीय प्रसाद ने। ध्यान रखिएगा कैसे याद करेंगे। देखिए, जो अमीर होता है उसे उसको तो महाकवि की उपाधि दी ही गई है, साथ ही साथ कवियों में उसे राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो भाई जो अमीर होते हैं, ठीक है, जो अमीर होते हैं उन्हीं को राजकुमार भी कहा जाता है। आप कनेक्ट कर सकते हैं। राजा का जो कुमार होता है उसी को राजकुमार कहते हैं। और राजा कौन होता है? जो बहुत पैसे वैसे वाला होता है, ठीक है। तो ईश्वरीय, ऐसा किसने बताया? ईश्वरीय प्रसाद ने कहा, ठीक है। ईश्वर ही किसी को बना सकता है, ईश्वर के हाथ में ही है। वो चाहे तो किसी को अमीर बना सकता है, वो चाहे तो किसी को गरीब बना सकता है। तो ईश्वर के हाथ में है, उसने अमीर बना दिया है। और जब अमीर बनाया तो उन्हीं को जो है कवियों में राजकुमार की संज्ञा भी दिलाई। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। ये प्रश्न भी बना है कि अमीर खुसरो की जो संख्या है उनके ग्रंथों की वो कितनी मानी गई है, तो उनकी संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। ये सारी की सारी जो
रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये अमीर खुसरो की हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है खालिक बारी, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, ये किसके ग्रंथ हैं? तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात हो रही है ये अमीर खुसरो के हैं, ठीक है। और वैसे बात की जाए तो इनके 100 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है तो ये 4-5 हैं। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता है। ये भी प्रश्न बना है, अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में जो है उक्त वैचित्र्य की प्रधानता देखने को मिलती है? तो पहेलियों और मुकरियों में। नेक्स्ट में देखिएगा, अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। ये पद्यांश भी कई बार पूछा गया है। पद्यांश क्या है? चामन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। देखिए, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ये जो पद्यांश दिया गया है इसका अर्थ भी आपने पढ़ा होगा, और ये पद्यांश जो दिया गया है इसको भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन पता है, कभी कभी ये जो हिंदवी शब्द है जब भी आप पढ़िएगा तो पद्यांश को पूरा पढ़िएगा। इसका अर्थ कभी कभी ये जो है कथन पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। तो उसमें जानते हैं हिंदवी की जगह ज़्यादातर कहीं कहीं फारसी शब्द करके क्वेश्चन बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑप्शन देता है तो पूछता है अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पे दे देगा फारसी। और हम लोग पूरा पढ़ते नहीं, आधा पढ़ के सही करके चले आते हैं और हो जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा गलत। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहते हैं मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी भी पूछो। और कई बार प्रश्न आया तो यहाँ पे कर दिया फारसी में पूछो, तो फारसी में पूछो तो गलत हो जाएगा, हिंदवी में पूछो इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने इससे प्रश्न आता है तो इस पर आप फोकस जरूर करिएगा। आगे देखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें पहेलियां, अगर पहेलियों की बात करें तो पहली पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका मतलब क्या होता है? इस पहेली का मतलब होता है आकाश। ये कई बार पूछा भी गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इस पहेली का। तो इसका आंसर होगा आकाश। नेक्स्ट है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पहेली का मतलब क्या होता है? इस पहेली का मतलब है दिया और बत्ती, ठीक है, दिया बत्ती, ध्यान रखिएगा। आगे है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये जो पहेली पूछी गई है इसका जो है मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पैजामा। आगे देखिएगा, अगली जो है वो है, अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो पहेली का मतलब है वो होता है दर्पण। तो देखिए, ये सारी पहेलियां जो है आप जानते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे आदिकाल में और इसमें पहेलियों की बात आएगी तो सबसे पहले अमीर खुसरो का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो पहेलियां जब भी पूछी जाएंगी तो आप समझ जाइएगा कि ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, और सबका आप ये जानिएगा कि किसका मतलब क्या होता है। तो अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इस पहेली का जो मतलब है वो हो गया दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रजभाषा रूप में। कुछ इन्होंने ब्रजभाषा में कुछ पहेलियां मुकरियां लिखी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला है, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। तो यहाँ परदेसी शब्द आया है। अगर कभी कंफ्यूज होइए कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो देखिए, परदेश कौन जाता है? लोग अमीर बनने के लिए परदेश जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो अमीर होते हैं वही भाई परदेश जा सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली तो यहीं के यहीं गाँव में ही रह जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने गांव से आसपास के शहरों में जा सकते हैं। लेकिन परदेश तो घूमने की औकात नहीं है, इतना ज़्यादा तो नहीं है पैसा कि जा सके।
तो परदेश अमीर लोग ही जाएंगे, तो अमीर से कनेक्ट करिएगा अमीर खुसरो को। और इस पहेली का भी अर्थ क्या होगा, आदमी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बात करें अगर, तो अगली जो पंक्ति है वो है, एक नार पिया को भानी तन वाको सरगा ज्यों पानी। एक नार पिया को भानी तन वाको सरगा ज्यों पानी, इसका अर्थ होता है आईना। अगली पंक्ति है, चाम मास वाके नहीं नेक हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे वामे जीव बसत है कैसे। तो ये जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये ब्रज भाषा में कही गई है सारी पंक्तियां। हो सकता हो पंक्तियां बोल के और पूछ ले कि ये अमीर खुसरो के द्वारा तो लिखी गई हैं, पर इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा ब्रज भाषा है और इसका जो मतलब है वो होता है पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा होता है इसका मतलब। आगे देखेंगे, दोहे और गीत ब्रज भाषा में, इन्होंने कुछ दोहे और गीत लिखे हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखे हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला है, उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान। तो इसका जो मतलब है वो होता है बगुला। आप जानते हैं, जब भी आपको यहाँ पे पढ़ने से ही पता चल जाएगा, उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान। ठीक है, आप जानते हैं, कहते हैं बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। बगुले के पास से अगर कोई पक्षी भी इधर से उधर कुछ भी उसके आसपास से होके जाता है तो क्या होता है, वो उसके सामने से बच के नहीं जा पाता। बगुले का ध्यान इतना, मतलब कह सकते हैं इतना सटीक होता है उसका ध्यान। ठीक है, तो इससे आप इनको थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं कि इसका जो मतलब इस पंक्ति का जो मतलब निकलेगा वो बगुला है। ठीक है, आगे देखिएगा, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, और तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भय चहुदेस। ये वाली जो लाइन है, ये जब उनके गुरु की मृत्यु हुई थी निजामुद्दीन औलिया, तो उस पर ये शेर उन्होंने कहा था, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। ये पंक्ति जो है ये भी अमीर खुसरो की है। इसको मैं इसके पहले भी पढ़ाई हूँ। जिन लोगों ने मेरी क्लास शुरू से ली है उनको पता होगा, इस पंक्ति को मैंने ट्रिक से कनेक्ट किया था। इसमें कैसे, एक जो गुलाल शब्द है इसको पकड़िएगा। देखा होगा जब होली का समय आता है तो आपने देखा होगा जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो तो भाई रंगों से और पानी से होली खेलती है, कीचड़ की होली खेलती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, टीवी सीरियल वगैरह मूवीज में, कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग कैसे होली खेलते हैं, वो लोग गुलाल से होली खेलते हैं, रंगों का यूज नहीं करते हैं, गुलाल से होली खेलते हैं। तो गुलाल से होली कौन खेलता है, अमीर लोग। तो अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो, यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुर दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न लेऊ काहे लगाए छतिया। ये एक गाने के तर्ज पे है, आपको मैंने पिछली बार ये गाना सुनाया भी था, उसी गाने के आधार पे है। और इसको अगर आपको याद करना है तो आप इसको एक दो बार गा के पढ़िएगा तो आसानी से याद रहेगा। जैसे मैं एक बार पढ़ती हूँ, आपको याद आ जाएगा किस गाने पे है ये। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा नादार मैजा न लेहू काहे लगाए छतिया। तो ये आप गाने की तरह इसको याद कर सकते हैं और आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई इस तरीके के जो गाने होते हैं, गाने किसके प्रसिद्ध होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। भाई अगर किसी का गाना प्रसिद्ध हो गया तो वो व्यक्ति तो ऐसे ही रातों रात अमीर बन जाता है कि नहीं। तो याद हो जाएगा, इसको गाने की तरह गाइएगा और याद हो जाएगा आपको कि ये अमीर खुसरो की है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की, जो कि आदिकाल में कुछ कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां रह गई हैं।
इन पंक्तियों को हम देखेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ पंक्तियों को देखा है, पर यहाँ पे फिर से एक बार कुछ कुछ अलग से पंक्तियां रह गई थी उनको देखेंगे। तो बात करेंगे गोरखनाथ की पंक्तियों की। तो गोरखनाथ की पंक्तियों को हम देखते हैं। पहला है, नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, और ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसै भंडारा। तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की। यहाँ पे लिखा है नौलख पातरी आगे नाचे। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो गोरे लोग होते हैं, गोरे चिट्टे लोग, सुंदर लोग, एक तरीके से इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, जिनका कलर फेयर होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनके आगे पीछे हर कोई घूमने लगता है कि काश ये मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मुझसे दोस्ती कर ले। देखिए, आप चीज़ों को जब कनेक्ट किया करिए ना, तो अपने आसपास की चीज़ों से लेके कनेक्ट करिए कीजिए जो आज की ज़िंदगी में हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बनी रहेंगी, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अपने आसपास डेली देखते रहते हैं। तो इनको भी आप वैसे ही कनेक्ट कीजिए। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, जो गोरा चिट्टा दिखा, बहुत सुंदर दिखा, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमने लगता है, सोचता है कि इससे मैं फ्रेंडशिप कर लूँगा तो मेरा भी एक अलग भाव, अलग रुतबा हो जाएगा। होता है ना, बच्चों के मन में ये चीज़ आती है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नौलख पातरी आगे नाचे, हाँ, तो आगे पीछे नाचने लगते हैं। 9 लाख लोग आगे पीछे नाचने लगते हैं जब किसी गोरे व्यक्ति को देखते हैं। गोरे से गोरखनाथ, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति है, क्या है, अंजन माही निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेलम, अमृति माही अमृति परस्या, भया निरंतर खेलम। ये भी पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है। कहते हैं अंजन माही निरंजन भेद्या, अंजन माही निरंजन भेद्या। भेद देने की बात क्या कर रहे हैं? भेद किसने दे दिया भाई? गोरे लोग जो होते हैं वो भेद खोल के रख देते हैं। उन पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए कि देखने में इंसान अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा मन से भी। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत उल्टा होता है। तो भेद किसने खोल दिया भाई? भेद्या। भेद किसने खोल दिया? गोरे लोगों ने भेद खोल के रख दिया। तो गोरे से गोरखनाथ याद हो जाएगा। आगे है, नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेगी कवली, और यहाँ पे एक शब्द आपका छूट गया है, यहाँ पे होगा भीजेगा, तब आपका ये जो वाक्य है वो कंप्लीट होगा। बरसेगी कमली भीजेगा पाड़ी, गाड़ी पड़रवा वाधिले खूटा, चले दमामा वजले ऊटा। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहते हैं कि गोरखनाथ कहते हैं कि नाथ बोले अमृतवाड़ी, तो बरसेगी कमली और भीजेगा पाड़ी। यहाँ उलटवासी चल रहा है। आप बताइए, कहीं कंबल बरसता है? बरसेगा कमली यानी कि बरसेगा कंबल और भीजेगा पाड़ी। तो कभी पानी भीजता है? पानी बरसता है और कंबल भीजता है। तो यहाँ उल्टा कहा गया है, बरसेगी कमली भीजेगा पाड़ी, और गाड़ी पड़रवा वाधिले खूटा। पड़रवा मतलब होता है रस्सी। तो कहते हैं गाड़ी पड़रवा, रस्सी को गाड़ा जाता है? नहीं, बल्कि खूटे को गाड़ा जाता है। और वाधिले खूटा, और बांधा जाता है रस्सी को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खूटे को बांधा गया। तो यहाँ पे उलटवासी चल रही है ना। कहते हैं गाड़ी पड़रवा वधिले खूटा, चले दमामा वजले उठा। और जो है दमामा जो है वो चल रहा है और ऊंट जो है वो बज रहा है। तो ये एक प्रकार से उलटवासी का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नाथ बोले अमृतवाड़ी, कौन से नाथ? गोरखनाथ। जो गोरे लोग होते हैं, गोरखनाथ क्या करते हैं? गोरखनाथ अमृतवाड़ी बोलते हैं। ऐसा सबको लगता है, लेकिन होता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ नाथ आया है, तो आप आसानी से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगली पंक्ति है, गुर कीजे महिला निगुरा, न रहिला, गुर बिन ज्ञानम न पायला रे भैला। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। इसमें जो गोरखनाथ जी हैं वो कहते हैं कि गुरु तो बनाना ही चाहिए। क्या कहते हैं? कहते तो हैं कि गुरु तो बनाना ही चाहिए, गुरुहीन रहना ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर गुरु नहीं होंगे तो गुरु के बिना तो हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो गुरु का होना जरूरी होता है। ये कौन कहता है? ये गोरखनाथ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा इनकी पंक्ति को। इनकी पंक्ति है, गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पैला रे भैला। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया,
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो यहाँ पे एक शब्द को पकड़िएगा, अवधू। ठीक है, अवधू शब्द अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप फौरन समझ जाइएगा ये पंक्ति गोरखनाथ की है। गोरखनाथ की 2-3 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें आपको अवधू शब्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो आप अवधू से ही पकड़ सकते हैं, अवधू रहिया हाटे बाटे रूष विरस की छाया और तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। नेक्स्ट पंक्ति है, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अमहे जो शिव सबद एक बुझबा निरारंबे चेला कूड़ विधि रहे और सतगुरु होई सब पुछया कहे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी गोरखनाथ की है। यहाँ पे देखिएगा, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई कहते हैं कि स्वामी, हे स्वामी, जो गोरे व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं कि तुम तो गोरे हो, तो भाई तुम ही स्वामी हो, तुम ही गुरु और तुम ही गोसाई हो। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, तो कहते भाई तुम तो गोरे हो तो तुम ही स्वामी भी हो, तुम ही गुरु भी हो, तुम ही गोसाई भी हो, तुम ही सब कुछ हो। ये किसको कह रहे हैं? गोरे जो सुंदर व्यक्ति होते हैं उनके आगे पीछे सब लोग घूमते फिरते हैं, उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं कि भाई ये सुंदर हैं, तो ये इनके पास बड़ा पैसा है, तो ये हमारा जब भी ज़रूरत होगा हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें आपके दिमाग में बनी भी रहेंगी। तुम गोरे हो तो भाई तुम ही स्वामी हो। काले सामने लोगों को कोई नहीं पूछता, गोरे लोगों को हर कोई, पहले दुनिया क्या देखती है? पहले बाहरी सुंदरता देखती है, आंतरिक सुंदरता तो बाद में पहुंचती है ना, लेकिन पहले तो बाहरी ही देखती है। तो कहती है तुम गोरे हो तो तुम ही स्वामी हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही गोसाई हो। तो गोरे से गोरखनाथ याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, अभी अंतर की त्यागो माया। कहते हैं अभी अंतर की त्यागो माया। कौन कह रहा है? गोरखनाथ। गोरखनाथ कहते हैं कि भैया अभी अंतर की त्यागो माया, अब अपने अंदर कोई भी अंतर मत लेके रखो, सारे अंतर को त्याग दो, जो भी अंतर है। ये कौन कह रहा है? ये गोरखनाथ कहते हैं, अभी अंतर की त्यागो माया। नेक्स्ट पंक्ति है, दुबध्या मेट सहज में रहे। दुबध्या मेट सहज में रहे, ये भी पंक्ति गोरखनाथ की है। नेक्स्ट है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। पिंडे का अर्थ यहाँ पे होता है शरीर। कहते हैं जो जो हमारे शरीर में है, जोई जोई पिंडे, जो जो हमारे शरीर में है वही वही इस ब्रह्मांड में है। अर्थात जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आप लोग जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक उसी प्रकार ये 5 तत्व मिलकर ही ये ब्रह्मांड में, ये 5 तत्व मिलकर ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वही सारे 5 तत्व इस ब्रह्मांड में भी हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? गोरखनाथ के द्वारा। अगली है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब देखिए यहाँ पे अवधू आया, मैंने क्या कहा था, अगर अवधू शब्द आपको दिखेगा तो आप फौरन समझ जाइएगा ये गोरखनाथ की पंक्ति है। यहाँ पे भी आया अवधू शब्द, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। अगर इसमें से अवधू हटा दे, केवल इतना रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये पंक्ति आपकी हो जाएगी रैदास की। लेकिन अगर अवधू लगा देंगे आगे और उसके बाद पूरी लाइन लिखी रहेगी तो ये पंक्ति हो जाएगी गोरखनाथ की। ध्यान रखिएगा, अवधू नहीं है, केवल इतना दिया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? रैदास की हो जाएगी। आगे देखिएगा, कुकृपा के छंद। कुकृपा के छंद हम देखते हैं। पहला है, हाव निवासी खमड़ भतारे मुहारे बिगो आकहड़ न जाई। हाव निवासी खमड़ भतारे मुहारे बिगो आकहड़ न जाई, ये इनकी पहली पंक्ति है। और दूसरी है, ससुरी नीदम गेल बहुड़ी जाग। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है। मैंने दोनों पंक्तियों को एक साथ क्यों पढ़ा? क्योंकि दोनों को मैं एक साथ कनेक्ट करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ कुकृपा लिखा है, कुकृपा को बना लीजिए कुरकुरी। ठीक है, कहते हैं ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाए। ससुरी नींद, यहाँ नींद जो है ना, तो कहते हैं जो सुबह की 5 बजे वाली नींद होती है,
अगर उस नींद में, वो नींद कैसी होती है, बहुत तगड़ी नींद लगी होती है सुबह की 5 बजे वाली, और उस नींद में जब कोई आपको आके जगाता है तो बहुत तेज गुस्सा लगती है। तो कहते हैं ससुरी नींद जो सुबह वाली होती है बड़ी कुरकुरी होती है। कैसी होती है? बड़ी कुरकुरी होती है। कुरकुरी मतलब कह सकते हैं आप इसको एक कि बहुत तगड़ी वाली नींद आती है, बहुत अच्छी नींद होती है। जैसे कुरकुरा कोई चीज़ खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है ना, तो वैसे ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि कुरकुरी नींद भी होती है जो सुबह वाली होती है। तो कहती है ससुरी नींद जो सुबह वाली होती है वो बड़ी कुरकुरी होती है। और दूसरा है हाव निवासे खमण भतारे, और उस नींद से हमको कौन जगा सकता है? हाव निवासी यानी कि हमारे निवास में रहने वाले, खमण भतारे हमारे भतार यानी कि हमारे पति ही आके जगाएंगे ना सुबह 5 बजे। जल्दी उठो जल्दी उठो, अभी तक तुम बिस्तर पे पड़ी हुई हो, हमें ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, पापा को यहाँ जाना है, मम्मी को पूजा करने जाना है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो कौन जगाता है? सुबह की 5 बजे वाली नींद से हमें कौन जगाएगा? हमारे भतार, हमारे पति जगाते हैं, भतारे पति। यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए तो याद हो जाएगा कि सुबह की जो नींद होती है बड़ी कुरकुरी होती है। कुरकुरी से कुक्कुरिपा को कनेक्ट कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो इनसे कुछ पंक्तियां ली गई हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली पंक्ति देखिएगा, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकति जुगति पाइये अरत घटी बढ़िया उन मानिया। ये पंक्ति जो है पृथ्वीराज रासो की है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे राजनीति शब्द को पकड़िएगा। आप जानते हैं राजनीति कहाँ पे होती है? इस पृथ्वी पर आपने राजनीति देखी है? राजनीति कहाँ पे देखी है आपने? कहते हैं राजनीति जो है हमने इस पृथ्वी पर ही देखी है, यानी कि पृथ्वीराज रासो। राजनीति कहाँ देखते हैं? पृथ्वी पर ही। तो जब से आप पैदा हुए तब से आप देख रहे हैं कि घर में राजनीति, बाहर राजनीति, इस पृथ्वी पर राजनीति ही राजनीति हो रही है। तो राजनीति पाइए कहाँ पर भैया? हमने पृथ्वी पर पाया राजनीति, तो पृथ्वीराज रासो की हो गई। दूसरी है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम और खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। अब इसमें भी राजनीति नवरस शब्द को पकड़िएगा। कहते हैं कि भाई राजनीति में ही आपको 9 रस मिल जाएंगे। इस पृथ्वी पर जो राजनीति होती है उसमें आपको सारे 9 रस मिल जाएंगे। करुण रस के भी दर्शन हो जाएंगे, शांत रस के भी हो जाएंगे, अद्भुत रस के भी हो जाएंगे, श्रृंगार रस के भी हो जाएंगे, संयोग पक्ष का भी, वियोग पक्ष का भी। अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो राजनीति चलती है उसी में आपको 9 रस के दर्शन हो जाएंगे। तो राजनीति नवरसम ये भी पृथ्वीराज रासो की है। आगे देखिएगा, कुटिल केस सुदेश पोह परिचटात पिकसद और कमल गंध बटासंद हंस गति चलती मंद मंद। इसमें इस लाइन को पकड़िएगा, हंस गति चलती मंद मंद। देखिए कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है, हंस गति चलती मंद मंद। हंस जो है अपनी गति से चल रहा है मंद मंद। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर ही तो हंस जो है अपनी गति से चल रहा है, और उसकी गति कैसी है? मंद मंद है। कहाँ पर चल रहा है? इस पृथ्वी पर चल रहा है, यानी कि पृथ्वीराज रासो की है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और अगर आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे देखिएगा, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी और पृथ्वीराज सुजन कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमी। ये भी पंक्ति आपकी पृथ्वीराज रासो से है। कैसे याद करेंगे? रघुनाथ का चरित हो या हनुमत की कृत है, भूप भोज हो या उद्धरिय जिमी हो, ठीक है, जो भी चीज हो इसी पृथ्वी पर है। कहाँ पर है? इसी पृथ्वी पर है। और दूसरी लाइन में पृथ्वीराज आ भी गया है, तो कहेंगे रघुनाथ के चरित की बात हो या हनुमत के कृत की बात हो, भूप भोज या उद्धरिय जिमी हो, जो भी हो सब कुछ इसी पृथ्वी पर ही देखा हमने। रघुनाथ के चरित्र को भी देखा, हनुमत की कृति को भी देखा, सब कुछ हमने इसी पृथ्वी पर देखा। तो पृथ्वी पर देखा यानी कि पृथ्वीराज रासो। तो कनेक्ट हो गया कि ये सारी की सारी पंक्तियां किसकी हैं? पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। और पृथ्वीराज अगर नहीं देगा तो पूछेगा कि ये किसकी पंक्तियां हैं, तो चंद्र बरदाई कहेगा।
तो चंद बरदाई की ही रचना है पृथ्वीराज रासो और उन्हीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो कभी कभी जो है ग्रंथ का नाम ना दे करके लेखक का नाम पूछता है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो से है। अगर पृथ्वीराज ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में चंद बरदाई देगा। इस चीज को आप समझिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य के विषय में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और इसी तरह की आप वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाके अपने विचार ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बाकी अगर कोई त्रुटि भी होगी तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो जो भी होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।